बेटा जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। बच्चा बोला क्या यार पापा हमेशा अपनी सेटिंग में लगे रहते क्यों लिखे वीररास जो अपन है ही नहीं। यहाँ वाले शर्मा जी की लड़की को देख, विज्ञान में 99% आए हैं। इनका लड़का बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूँ और कितना देखूं उनको। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। मुकेश भैया ने बड़ा अच्छा मेरे बारे में कहा, जितना मैंने उन्हें लिख के दिया था उन्होंने सब आपसे बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जाके अपने स्थान पे बैठ गए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठ गए थे अर्चना गुप्ता जी के बगल में। बोले आपने काली साड़ी पहनी है, मेरा रंग भी काला है, आप जितनी सुंदर दिखती हैं उससे अच्छा सुनाती हैं। मैंने कहा भाई साहब जरा धीरे बोलो, भाभी जी को पता चला तो इनसे भी अच्छा सुनाएंगे। लेकिन आप लोग भगवान कसम बड़े प्यार से कवियों को सुन रहे हैं। आदरणीय गौरी शंकर धाकड़ जी ने बड़ी कविताएं पढ़ी, वीर रस की कविताएं। अपने बाप के बस की नहीं कि अपन वीर रस लिखें। मुझसे कई लोग कहते कि तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं। वो लिखने से क्या फायदा। अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहा है पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहा है वीर रस की कविता। अच्छा इस देश के आप सौभाग्यशाली हो कि गौरी भाई साहब ने पाकिस्तान को नहीं निपटाया, नहीं तो इस देश के आधे से ज्यादा वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में लगे लेते हैं। ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो शायद वीर रस के कवि भी नहीं होते। मेरे समझ में नहीं आता कि जो देश पहले ही निपटा हुआ है उसको निपटाने की जरूरत क्या है। हालत वैसे ही खराब है। मैं एकदम सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं, एकदम सच्ची घटना। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता गया जनरल के पास। बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के वो जनरल लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस जनरल ने कहा, उस सिपाही ने जनरल से पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी। तो जनरल ने जवाब दिया, मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। तालियां गलत जगह बजा रहा गुरु, तालियां आप बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें। जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। कईयों को सुबह तक समझ में आएगी। ये कवियों की हालत होती है भगवान कसम। लेकिन प्रणाम करता हूं आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, कवियों की हालत जिस तरह से आप सुन सुन के कर रहे हैं, वाकई में प्रणाम करता हूं। आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं है, हम कवियों के साथ ऐसा ही होता है। अभी परसों मैंने मुरादाबाद में 1 घंटे कविता पढ़ी, 1 घंटे कविता सुनाई। 1 घंटे कविता सुनाने के बाद जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, एक सज्जन मिल गए। बोले भाई साहब आप कवि हो क्या। मैंने कहा जब से 1 घंटे तक मैंने क्या किया। मैंने अपने आप को अंदर से रोका। मैंने कहा जी भाई साहब मैं कवि हूं। और बोले आपके पिताजी। मैंने कहा वो तो मुझसे भी बड़े कवि। बोले आपके पिताजी के पिताजी। मैंने कहा उनको तो पद्म श्री मिला। और बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी। मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। और बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ पूछना क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफी की जड़ गई कहां तक। ये कवियों की हालत है भगवान कसम। तो ये स्थिति कवियों की हो जाती है। वो मुकेश चांडिल जी बात कर रहे थे अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की। वो अगला नेताओं से परेशान है, बच्चों से परेशान है। कवियों के साथ ऐसा हो जाता है। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों महान हैं। दोनों बच्चों से परेशान है। एक बच्चा इनका 14 साल का और एक बच्चा इनका 8 साल का। 14 साल का बच्चा जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। एक बार इनका दिमाग खराब। बोले बेटा
थोड़ी मेरी नाक बचा लिया कर यार, मेरी इज्जत का सवाल है, पास हो जाया कर। थोड़ा आसपास के माहौल से सीख। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, मैथ में 98% आए हैं। यहाँ वाले शर्मा जी की लड़की को देख, विज्ञान में 99% आए हैं। इनका लड़का बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूँ, और कितना देखूं उनको। ये स्थितियां हो गई। अच्छा बच्चा वो टेंशन में 14 साल का ज्यादा खतरनाक नहीं, जिससे ज्यादा वो 8 साल का खतरनाक। वो 8 साल का बच्चा स्कूल जाने के नाम पे जब देखो जब रोए, जब देखो जब रोए। कुछ दिनों से बड़ा खुश होके स्कूल जा रहा। मुकेश शांडिल जी का दिमाग खराब, क्या बात है यार, बड़ा खुश होके स्कूल जा रहा है। इनने अपने लड़के से पूछा क्यों रे, आजकल तो तू स्कूल से आता है तो खुश, जाता है तो खुश, चक्कर क्या है? बोले पापा मत पूछो। इनने कहा बता रहा कि नहीं बता रहा है? बोले पापा स्कूल में जो नई मैडम आई है, इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल, पता ही नहीं चलता 5 घंटे का पीरियड कब 2 मिनट में निकल जाता है। इनका दिमाग खराब। इनने कहा क्यों रे, हम तुझे ये सिखाते हैं बेटा, जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। बच्चा बोला क्या यार पापा, हमेशा अपनी सेटिंग में लगे रहते। ये स्थितियां हैं। लेकिन साहब ये मैंने केवल आपसे जुड़ने के लिए बात करी है, मैं ये सब चीजें काव्य पाठ में नहीं करता। आइए मेरी 2-3 छोटी छोटी रचनाएं आपको सुनाता हूं जो इन दिनों काफी वायरल हुई हैं। जितने यहाँ लड़के बैठे हैं आजकल ये सब व्हाट्सएप चलाते हैं। अपनी प्रेमिका को आप व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज कर देंगे, इमोजी बना देंगे, प्यार के सब कर देंगे। लेकिन एक जमाना था जब व्हाट्सएप नहीं था, जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे। वो दौर अपना हुआ करता था साहब, जब कई लोग प्रेम पत्र लिखते थे। और उससे खतरनाक दौर जब खून से प्रेम पत्र लिखे जाते थे। इसमें कई ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने खून से प्रेम पत्र लिखे। तो जो खून से प्रेम पत्र लिखते थे उस समय क्या होता था, सुनना, और अब मस्ती के साथ सुनना। जितने लोग बैठे हो कम बैठे हो, लेकिन मस्ती के साथ सुन के बताना कि कविता सुनना जानते हो हाथ से की। प्रेम पत्र जब लिखे जाते थे खून से, तब क्या होता था सुनना। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमान निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। भाई ऐसी मस्ती के साथ सुनना भगवान कसम। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। रामेश्वर बसेने जी प्रणाम करता हूँ आपको भी भगवान कसम। एक बार इन्होंने कवियों की पेमेंट में तो जो करना था कर ही दिया। घर में भी इनकी शरारतें कम नहीं होती। भाभी जी को ले गए ये सोने चांदी की दुकान पे, इनके भाई साहब की अवधिया ज्वेलर्स पे। यहाँ ये अंगूठी जैसे ही दिलाई तो वहाँ इन्होंने एक सेल्स गर्ल रखी है भाई साहब ने। तो ये सेल्स गर्ल से इन्होंने बातचीत की, भाभी जी को अंगूठी दिलाई। अब रामेश्वर बसेने जी को देखना और मेरा ये छंद सुनना और आनंद लेना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे न जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा बसेने जी की पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है हर माँ अपने बच्चों को जरूर कूटती है। हम भी बचपन में खूब कुटे अपनी मम्मी से, आप भी खूब कुटे होगे। एक बार रामेश्वर बसेनी जी का बेटा उनके पास पहुंच गया मम्मी की शिकायत लेके। फिर क्या हुआ सुनना और आनंद लेना। पापा सुनो मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं।
पापा सुनो मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं। कभी तो पड़ोसियों के सामने ही कूटती है, लाज कैसे आज हाय अपनी बचाऊं मैं। तो इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। पापा बोले बेटा तूने अपनी सुनाई मुझे, मेरी आप बीती लेके बोल कहां जाऊं। और एक लड़की से जब इन्होंने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने इन्हें मना कर दिया, इनकार कर दिया। फिर इन्होंने जो जवाब दिया लड़की को सुनना और आनंद लेना। यूं आग लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या, बाबा करो बाबा, यूं आग लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या, दिल मेरा जलाने की जरूरत पड़ी थी क्या। यूं आग लगाने की, बाबा नहीं करना भाई साहब, बाबा थोड़ी ना करना। यूं आग लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या, दिल मेरा जलाने की जरूरत पड़ी थी क्या। जब प्यार से तूने मुझे इनकार कर दिया, जब प्यार से तूने मुझे इनकार कर दिया, बीबी को बताने की जरूरत पड़ी थी क्या। अच्छा मेकअप का जमाना है और ब्यूटी पार्लर रूपी परियों का युग है। हमारी सुनीता पटेल भी बहुत सारा ब्यूटी मेकअप करके आई। एक बार इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से, इनके प्रेमी से कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मतलब अपने पति से, प्रेम विवाह हुआ है इनका। तो इन्होंने अपने पति से कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो इनके पति का जवाब सुनना और सुनीता पटेल को दिखना और आनंद लेना। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को, अब तैयार रहना, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा। ये सब स्थितियां हैं। अच्छा एक बार रामेश्वर बसेने जी, इनकी पत्नी गुस्से में बहुत जोर से कुछ चबा रही थी। तो रामेश्वर भाई साहब ने पूछ लिया क्या बात है, गुस्सा क्यों और चबा क्यों रही हो। तो भाभी जी ने 4 पंक्तियों में जवाब दिया, बसेने जी को सुनना और आनंद लेना। जब वो गुस्से में थी और कुछ चबा रही थी तो 4 पंक्तियां भाभी जी का जवाब सुनना और रामेश्वर जी को देखना। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, भाभी जी का जवाब भाई साहब, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। बहुत बढ़िया। और आइए एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर आएंगे, फिर आपको सुनाएंगे, लेकिन एक गीत अगर मैंने इस धरा पे नहीं गाया, लाल बर्रा की ये धरती जहां कविता को बड़े प्यार से सुना जाता है। मैं पिछली बार भी आया था, पिछली बार मैंने लाल बर्रा की कविता सुनने की इच्छा शक्ति को तब महसूस किया जब पानी गिर रहा था और पानी गिरते में श्रोता यहाँ खड़े होकर भीगते हुए कविताओं को सुन रहे थे। मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी सुनने की इच्छा शक्ति को सलूट करता हूँ। एक बार अपने सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। और अगर मैंने ऐसे प्यारे श्रोताओं के बीच एक अच्छी कविता नहीं पढ़ी तो मेरा लाल बर्रा आना सार्थक नहीं होगा, इसलिए मैं वो गीत सुनाना चाहता हूं। एक बार मुझे पुनः आप आदेशित करें, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं, मैं गीत सुनाऊं। एक देश का सैनिक जो -50 डिग्री सेल्सियस जैसी जमा देने वाली सर्दी में खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करता है, तब जब वो सैनिक महीनों तक अपने घर नहीं जाता और वो घर जब जाता है महीनों की छुट्टी के बाद, तो क्या स्थिति होती है।
वो मैंने लिखने की कोशिश की है। आज से 4 साल पहले पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ। उस हमले में हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए। एक बस से एक कार आके टकराई। उस बस में हमारे देश के 42 जवान बैठे हुए थे। उस कार में कुछ विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था। वो जैसे ही कार बस से टकराई, धमाका हुआ और उस धमाके में हमारे 42 जवानों के चिथड़े उड़ गए। तब मेरे मन में विचार आया कि यार, जब ये जवान उस बस में बैठे होंगे तो आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, उनके मन में क्या विचार होंगे। उस विचार को मैंने इस गीत में कल्पना के रूप में लिया, वो आप तक परोसता हूँ, सुनिएगा। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहां खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगी, याद कोई कर रहा है, हिचकियां कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियां। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलूट करता हूँ लाल बर्रा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कविता की लाज रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती है हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो सर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत पे छत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से, क्या पूछते थे? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी,
कब तलक हैवानियत जुल्मों सितंबर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बद करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा आपने सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।